नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में जीव विज्ञान में आप पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम, जिसमें आपका जैव प्रक्रम सेकंड में हम श्वसन पढ़ा रहे हैं आपको। तो जिसके पहले से ही 4 वीडियो अपलोड हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम सभी जो फेफड़ों में आपका गैसीय विनिमय है, तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय से शुरुआत करेंगे। और जो भी आपके पिछले वीडियो हैं उन सभी वीडियोज की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है आपके इस चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियो से अध्ययन करके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी बढ़िया से बढ़िया तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें। तो चलिए आज के वीडियो का पहला टॉपिक देखते हैं क्या है। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे लिखा है फेफड़ों में गैसीय विनिमय। तो फेफड़ों में गैसों का आदान और प्रदान। तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो है एक सामान्य विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। जो हमारे फेफड़े हैं इनमें ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है, मिश्रण द्वारा होता है सभी में। तो वायु कोशों में जो हमारे फेफड़ों में वायु कोश पाए जाते हैं, तो इसमें उपस्थित वायु से ऑक्सीजन जो है वो रुधिर कोशिकाओं में और रुधिर केशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायु कोशों में विसरित हो जाती है, जिसे हम श्वासोच्छ्वास के द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। अब इसके अलावा ऑक्सीजन का परिवहन। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन विनिमय के दौरान जो विसरित ऑक्सीजन होती है, विसरित ऑक्सीजन हमारे रुधिर में जो भी उपस्थित श्वसन वर्णक हमने बता रखा आपको हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ लगातार अपक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक उत्पाद बनाती है, जो संपूर्ण शरीर में परिवहन होता है। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका संपूर्ण शरीर में परिवहन होता है। तो वही आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय सामान्य विसरण द्वारा होता है। जो वायु कोश है तो वायु कोशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन रुधिर केशिकाओं में तथा रुधिर केशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वायु कोशों में विसरित हो जाती है। अब जो ऑक्सीजन का परिवहन है, तो ऑक्सीजन का परिवहन देखिए, फेफड़ों में ऑक्सीजन विनिमय के दौरान विसरित ऑक्सीजन आपके रुधिर में उपस्थित श्वसन वर्णक जो बताया अभी आपको हीमोग्लोबिन लगातार अपक्रिया करे ऑक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी यौगिक है आपका, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक उत्पाद बनाती है, जिसका संपूर्ण शरीर में परिवहन होता है। और यह पुनः टूट के हीमोग्लोबिन में फिर क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यह प्रक्रिया आपकी निरंतर चलती रहती। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है। तो देखिए ऊतक स्तर पर स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ऊतक स्तर पर फेफड़ों की तरह ही परंतु स्वभाव में विपरीत गैसीय विनिमय होता है। अर्थात रुधिर से ऑक्सीजन ऊतकों में मुक्त होती है, रुधिर से ऑक्सीजन ऊतकों में मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से रुधिर में विसरित होकर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी वो रुधिर में विसरित होकर आती है। अब शरीर में एक CO2 का परिवहन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन देखिए।
तो कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निम्न रूप में देखिए फेफड़ों तक पहुंचती है। तो फर्स्ट है आपका कार्बनिक अम्ल के रूप में, जो देखिए लगभग 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। जो 5 से 7% CO2 है वो रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। और कार्बोनिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल का बनना, देखिए ये अभिक्रिया आपको अभी समझा रहे हैं वो क्रिया के द्वारा कि जो कार्बोनिक अम्ल है वो किस प्रकार आपका बनता है। तो देखिए इसमें जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सल अभिक्रिया। और इसमें एंजाइम की उपस्थिति होती है, तो इसमें हमें मिलता है H2CO3, तो कार्बोनिक अम्ल बनता है आपका कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक अस्थायी यौगिक कार्बोनिक अम्ल बना के परिवहन करते हैं। इसके बाद में आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है इसमें लगभग 10 से 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के पश्चात कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरह अस्थायी यौगिक है, और फेफड़ों में पहुंचकर यह खंडित होकर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देता है। चलिए नेक्स्ट, ये टॉपिक बढ़िया है। फेफड़ों की सामर्थ्य पूछ लिया जाता है आपका कि फेफड़ों की सामर्थ्य क्या है। तो कैपेसिटी ऑफ लंग्स, तो देखिए इसमें कुल 8 पद हैं आपके, जिसमें देखिए फेफड़ों की क्षमता अलग अलग। सबसे पहला है आपका प्रवाही आयतन, दूसरा है उच्च वसन आरक्षित आयतन, तीसरा अंतः श्वसन आरक्षित आयतन, चौथे नंबर पे आपका अवशेषी आयतन, 5 नंबर पे है अंतः श्वसन क्षमता जो होती है वो, 6 नंबर पे आपको बताएंगे कार्यात्मक अवशेष क्षमता, 7 नंबर में सजीव क्षमता, अंत में हम फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता। तो जो हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी है वो कुल 6000 ml होती है, कुल 6000 ml। अब जिसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है प्रवाही आयतन, तो प्रवाही आयतन में बताया देखिए कि सामान्य श्वसन के दौरान एक बार ली गई या निकाली गई वायु का प्रवाही आयतन बोला जाता है। कि जो श्वसन है, श्वसन की क्रिया में जब हम एक बार श्वास लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, इसी को बोला जाता है प्रवाही आयतन, और ये लगभग होती है 500 ml। दूसरा है आपका उच्च वसन आरक्षित आयतन, तो उच्च वसन के बाद फेफड़ों में कुछ वायु शेष रह जाती है, तो उसमें जब हम बल पूर्वक निकाली गई वायु के आयतन को बोला जाता है। ताकत जब हमें लगाना पड़ता है, लगानी पड़ती है, तो वहां पर यही जो होता है वो आपका उच्च वसन आरक्षित आयतन कहलाता है, और इसकी मात्रा लगभग होती है 1000 ml। तीसरे पॉइंट में आपको अंतः श्वसन जो बताया अभी, अंतः श्वसन आरक्षित आयतन, तो एक सामान्य अंतः श्वसन के बाद बलपूर्वक फेफड़ों द्वारा ली जाने वाली वायु को बोला जाता है निःश्वसन आरक्षित आयतन, तो इसकी जो मात्रा होती है वो 2500 से लेके 3000 ml। अब जो चौथा पॉइंट रहेगा आपका अवशेषी आयतन, तो जो हम पूरा प्रयास करते हैं तो पूरे प्रयास से फेफड़ों में शेष बची का आयतन बोला जाता है अवशेषी आयतन, और यह आपका होता है लगभग 1500 ml। अब अंतः श्वसन क्षमता में देखिए जो इंसेपरेटरी कैपेसिटी होती है आपकी, तो जो प्रवाह आयतन के अतिरिक्त
अभ्यास द्वारा फेफड़ों में अधिक से अधिक ली जाने वाली वायु की मात्रा को बोलते हैं हम अंतः श्वसन, और इसकी मात्रा लगभग होती है आपकी, इसमें टीवी और आईआरवी, जो टीवी है आपकी टाइडल वॉल्यूम वो प्लस आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को जोड़ने के पश्चात जो आपको प्राप्त होता है लगभग 3500 ml। अगला पॉइंट जो बताया आपको कि कार्यात्मक अवशेष क्षमता, तो जो कार्यात्मक अवशेष क्षमता है इसे हम एफआरसी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपका आरवी है जो रिजर्व वॉल्यूम होता है, आरवी है, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है, और आईआरवी, तो इनको मिला के कुल होती है आपकी 2500 ml। तो देखिए स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, फर्स्ट है आपका अवरोही अवरीय या प्रवाही आयतन। तो सामान्य श्वसन के दौरान एक बार में ली गई या निकाली गई वायु का आयतन प्रवाही आयतन कहलाता है। यह इसकी मात्रा बताइए आपको अभी 500 ml। इसके बाद में उच्च वसन आरक्षित आयतन, तो उच्च वसन के बाद जो फेफड़ों में कुछ वायु शेष रह जाती है उसमें बलपूर्वक निकाली गई वायु के आयतन को बोलते हैं उच्च वसन आरक्षित आयतन, और इसका आयतन आपका होता है लगभग 1000 ml। इसी प्रकार आपका अंतःश्वसन आरक्षित आयतन, तो एक सामान्य अंतःश्वसन के बाद बलपूर्वक फेफड़ों द्वारा ली जाने वाली वायु के आयतन को हम बोलते हैं निःश्वसन आरक्षित आयतन या अंतःश्वसन आरक्षित आयतन, और इसका आयतन लगभग होता है 2500 से 3000 ml। अगला पॉइंट है आपका अवशेषी आयतन। तो पूरे प्रयास से फेफड़ों से निकालने के बाद फेफड़ों में शेष बची वायु का आयतन अवशेषी आयतन कहलाता है, और यह लगभग 1500 ml होता है। अगला है आपका अंतःश्वसन क्षमता। तो प्रवाह आयतन के अतिरिक्त अभ्यास द्वारा हम फेफड़ों में अधिक से अधिक ली जाने वाली वायु की मात्रा बोली जाती है आपकी अंतःश्वसन क्षमता। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कार्यात्मक अवशेष क्षमता। तो कार्यात्मक अवशेष क्षमता में देखिए यह अवशेषी आयतन और उच्च वसन आरक्षित आयतन का योग होती है। अवशेषी आयतन और आपका उच्च वसन आयतन का योग ये लगभग होती है आपकी 2500 ml। कितनी? 2500 ml। इसी प्रकार जो आपकी सजीव क्षमता है, तो फेफड़ों में पूरे प्रयास के बाद अधिक से अधिक वायु भरने के पश्चात जितनी वायु प्रयास से निकाली जा सकती है उससे हम बोलते हैं सजीव क्षमता, और ये होती है लगभग आपकी 4500 ml। 4500 ml। आप देखिए फेफड़ों की आपकी संपूर्ण क्षमता, संपूर्ण क्षमता, तो हमारे फेफड़ों में वायु की कुल मात्रा जितनी समा सकती है उसे हम बोलते हैं फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता या कुल मात्रा। अब वो देखिए कुल होती है आपकी 6000 ml। फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता आपसे अगर पूछी जाती है तो वो होती है कुल 6000 ml। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि फेफड़ों की सामर्थ्य, तो ध्यान रखना है 6000 ml होती है। अगला टॉपिक आज का रहेगा आपका आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। तो आंतरिक या कोशिकीय श्वसन में देखिए कि कोशिका के भीतर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है जो कोशिका के भीतर ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो उसके ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो निर्मित होती है। तो इस प्रकार का श्वसन आपका आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहलाता है। और जो कोशिकीय श्वसन है वो सभी जीवित कोशिकाओं में होता है।
कोशिकीय श्वसन है आपका, वो प्रत्येक जीवित कोशिका में होता है। तो देखिए इसे हम देखिए कि पद के द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। कोशिकीय श्वसन, तो कोशिकीय श्वसन में देखिए कोशिका के भीतर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, इसे बोला जाता है कोशिकीय आंतरिक श्वसन। अब कोशिकीय श्वसन में आपका सर्वप्रथम ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो जिसमें देखिए ग्लूकोज के 6 कार्बन का पायरुवेट 3C, 3 कार्बन में ऑक्सीकरण यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया आपकी वो कोशिका द्रव्य में होती है। तो क्रेब्स चक्र है आपका, तो ये एसिटल वायवीय ऑक्सीकरण यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के आधार पर जो द्रव्य होता है उसमें होती है। तो क्रेब्स चक्र आपका द्रव्य में होता है जो मैट्रिक्स होती है। और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, तो इसमें लिखा है कि सह एंजाइमों व कोशिका रंजकों की श्रृंखला द्वारा इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही तक परिवहन, जिसके फलस्वरूप ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र में बनी ऊर्जा एडीपी नामक अणु में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के F0 या F1 संकुल द्वारा संचित हो जाती है। अब ग्लाइकोलाइसिस है क्या? तो देखिए यह प्रक्रिया आपके कोशिका में कोशिका द्रव्य, जो कोशिका का कोशिका द्रव्य है उसमें होती है। और इस प्रक्रिया में समन्वित अपक्रियाओं की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर पायरुवेक अम्ल का निर्माण करता है। किसका? जो ग्लूकोज है उसका एक अणु विघटित हो जाता है। विघटित होने के पश्चात पायरुवेक अम्ल का निर्माण करता है, जिससे एक अणु से आपके 2 पायरुवेक अम्ल के अणु प्राप्त होते हैं। एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुवेक अम्ल का निर्माण होता है। अब देखिए इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जो ऑक्सीकरण होता है यहाँ पर ग्लूकोज का, इसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और ये ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन दोनों में समान रूप से उपस्थित होती है। इसमें जो आपकी अपक्रियाएं हैं उसमें 2 एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 2 एटीपी अणु ऊर्जा उपयोग में आती है और 4 एटीपी ऊर्जा अणुओं का निर्माण होता है। 4 एटीपी ऊर्जा अणुओं का निर्माण होता है। अतः जो 2 एटीपी अणुओं की उपलब्धि होती है आपकी, तथा 2 स्वतंत्र हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। तो जो NAD और NADP से क्रिया करके क्रमशः NADH2 तथा NADPH2 बनाते हैं। तो इसे देखिए अब क्रिया से ज्यादा सरल लगेगा आपको। तो जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज 2 एटीपी अणु तथा 4 एडीपी और साथ ही साथ आपका फास्फोरिक अम्ल और 2 NAD निकोटिनेमाइड एडेनोसिन डाई फास्फेट। अब जिससे सर्वप्रथम आपका पायरुवेक अम्ल CH3COCOOH, पायरुवेक अम्ल प्लस 4 एटीपी अणु, 2 एडीपी, 2 NADH2 और शेष जल। तो प्रत्येक जो आपका NADH2 है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाकर 3 एटीपी अणुओं का निर्माण करता है, तथा जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें एटीपी कुल उपलब्धि होती है वो 8 अणु की होती है। कितने? 8 अणु की। तो बस यहीं से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता ही बनता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।